प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर हिंदी व्याकरण का पाठ 18 विराम चिन्ह पढ़ेंगे। आज हम इसका व्याख्यान 1 करेंगे, जिसमें हम पाठ का सार व अभ्यास कार्य दोनों ही इसी व्याख्यान में कर लेंगे। यानी कि इस पाठ का केवल एक ही व्याख्यान है जिसमें हम पाठ के बारे में, यानी कि विराम चिन्ह जो हैं किसे कहते हैं और कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं, उदाहरण उनके सभी जानेंगे और साथ ही साथ पुस्तक में दिए गए अभ्यास कार्य को भी हम इसी व्याख्यान में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 18 विराम चिन्ह। सबसे पहले हम जानेंगे विराम चिन्ह का अर्थ। विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना। क्या होता है विराम शब्द का अर्थ? रुकना। बातचीत करते समय हम वाक्यों को लगातार नहीं बोलते, बीच बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा रुकते हैं या विराम लेते हैं। इन्हीं लिखित चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। तो विराम का अर्थ हमने क्या पढ़ा? रुकना। जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं या कुछ भी कहते हैं तो उसमें हम लगातार उस बात को नहीं कहते, बीच बीच में क्या करते हैं? पॉज लेते हैं, रुकते हैं। और बीच बीच में जहां जहां भी हम रुकते हैं वहां पर जो लिखित चिन्ह लगाए जाते हैं, उन लिखित चिन्हों को क्या कहा जाता है? विराम चिन्ह कहा जाता है। तो चलिए हिंदी के कुछ प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। नाम और उनके चिन्ह। तो सबसे पहले है पूर्ण विराम, चिन्ह साथ दिया है। अर्ध विराम, तीसरा है अल्प विराम, चौथा प्रश्नवाचक और पांचवा विस्मयादि बोधक। ये पांच जो हैं आपके पास हैं। तो चलिए आगे कुछ और विराम चिन्हों के बारे में। अब है हमारे पास छठा योजक या विभाजक चिन्ह, सातवां उद्धरण चिन्ह, आठवां विवरण चिन्ह, नौवां हमारे पास है कोष्ठक। नौवां कौन सा है? कोष्ठक। 10वां कोष्ठक भी हमारे पास कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। और 10वां हमारे पास है लाघव चिन्ह। तो चलिए अब विस्तार पूर्वक इन सभी चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा सबसे पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। जब वाक्य पूरा हो जाता है वहां पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण लेंगे हम, मैच चल रहा था। ये वाक्य पूरा हुआ, इसके पीछे हमने कौन सा चिन्ह लगाया? पूर्ण विराम। अचानक लोग शोर मचाने लगे, पूर्ण विराम। तभी भीड़ ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, पूर्ण विराम। यानी कि वाक्य की पूर्णता किसके माध्यम से बताई जाती है? पूर्ण विराम चिन्ह के माध्यम से, कि वाक्य जो है क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो पूर्ण विराम क्या दिखाता है हमें? वाक्य की पूर्णता। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले विराम चिन्ह। अगला है हमारे पास अर्ध विराम। जब पूर्ण विराम की तुलना में वक्ता कम समय के लिए रुकता है, तब अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण, बच्चों ने अपने अपने बैग खोले। हमारा पहला उदाहरण क्या है? बच्चों ने अपने अपने बैग खोले। अब हम रुके तो हमने कौन सा चिन्ह लगाया? अर्धविराम। अपनी अपनी पुस्तकें निकाली और पढ़ने लगे, पूर्ण विराम। वे लोग खुशामद करते रहे, फिर से लगा अर्धविराम चिन्ह। आधे वाक्य के समाप्त होने पर
मगर किसी ने उनकी नहीं सुनी। पूर्ण हो चुका है वाक्य, तो हमने लगाया पूर्ण विराम। तो आपने देखा कि अर्धविराम कहाँ लगता है? जब पूर्ण विराम की तुलना में वक्ता कम समय के लिए रुकता है तब अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास हमारा अगला चिन्ह है अल्प विराम। वाक्य के बीच में अर्धविराम की तुलना में कुछ कम समय के लिए रुका जाता है, तब वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? तब अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे मेले में बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी शामिल हुए। तो आपने देखा हम अर्धविराम से की तुलना में कैसे कम समय के लिए रुके हैं, तो हमने वहां पर क्या लगा दिया? अल्प विराम। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। नहीं, अल्प विराम। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, पूर्ण विराम। तीसरा है चोरी करना, झूठ बोलना, शराब पीना सब बुरी आदतें हैं। तो चोरी करना अल्प विराम, झूठ बोलना अल्प विराम, शराब पीना सब बुरी आदतें हैं, पूर्ण विराम। तो हमने देखा कि वाक्य के बीच में जब अर्धविराम की तुलना में कुछ कम समय के लिए रुका जाता है तो वहां पर अर्धविराम का चिन्ह नहीं, कौन सा चिन्ह होता है? अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। अगला है प्रश्नवाचक। जब वक्ता प्रश्नवाचक शब्दों कब, कहां, कैसे आदि, कब, कहां, कैसे, क्यों आदि का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछता है तो ऐसे वाक्यों के अंत में क्या लगाया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो? हमारा पहला वाक्य क्या है? तुम कहाँ रहते हो। हमने क्या लगाया? कहाँ शब्द का प्रयोग है इसलिए प्रश्नसूचक चिन्ह। क्या मैं भी चल सकता हूँ? प्रश्नसूचक चिन्ह। आज शाम को आप क्या कर रहे हैं? फिर से प्रश्नसूचक चिन्ह। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहाँ, क्या इन शब्दों का प्रयोग हुआ है और ये कैसे शब्द हैं? प्रश्नवाचक शब्द। तो जब वक्ता प्रश्नवाचक शब्दों कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछता है तब कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा जो चिन्ह है वो है विस्मयादि सूचक चिन्ह, जिसमें आश्चर्य, घृणा, शोक, प्रसन्नता आदि भावों को व्यक्त करने वाले पदों, उपवाक्यों एवं वाक्यों के अंत में, किसी पद के अंत में, किसी उपवाक्य के अंत में और किसी वाक्य के पूरे वाक्य के अंत में भी तथा संबोधन सूचक शब्दों के बाद लिखित भाषा में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे उदाहरण, अरे तुम कब आए? उसे चोट लग गई। अब ये पूर्ण वाक्य है। दीर्घायु हो, कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। सुमन अपना काम करो। तो अरे विस्मय सूचक चिन्ह तुम कब आए, यहाँ पर प्रश्न सूचक भी हो सकता है लेकिन हैरानी से पूछा गया है तो हमने इस पूरे को भी क्या कर दिया है? विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाया है। उसे चोट लग गई। अब ये पूर्ण वाक्य ही विस्मय की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए पूर्ण वाक्य के बाद हमने क्या लगा दिया? विस्मयादि सूचक चिन्ह। दीर्घायु हो, सुमन अपना काम करो। तो सुमन के बाद विस्मय सूचक चिन्ह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो चिन्ह है वो है योजक या विभाजक। दो शब्दों को जोड़ने या अलग करने का कार्य योजक चिन्ह से
पूरा किया जाता है। किस चिन्ह से? योजक चिन्ह से। जैसे माता पिता, भाई बहन। माता पिता योजक चिन्ह, माता और पिता के बीच में भाई बहन, दाल रोटी, धीरे धीरे, चलते चलते, लक्ष्मण सा, तुम सा। ठीक है, तो यहाँ पर सब में हमने क्या लगाया है? योजक चिन्ह। अब हमारे पास 7वां चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण मायने कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, है ना। तो उद्धरण चिन्ह भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला एकल उद्धरण चिन्ह, किसी व्यक्ति का नाम अथवा उपनाम तथा किसी पुस्तक का नाम लिखने के लिए किस चिन्ह का, किस उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वो है एकल उद्धरण चिन्ह। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब निराला जो है उन्हें उपाधि दी गई है, तो इसलिए उसे हमने किस में रखा है? एकल यानी इकहरा उद्धरण चिन्ह में। गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है, तो गोदान पुस्तक का नाम है, इसलिए हमने उसे भी किस में रखा है? एकल उद्धरण चिन्ह में। अब इसी का यानी उद्धरण चिन्ह का ही दूसरा उद्धरण चिन्ह है दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी व्यक्ति के कथन को जब ज्यों का त्यों बताना हो तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन से उद्धरण चिन्ह का? दोहरे उद्धरण चिन्ह का। जैसे कुछ उदाहरण लेंगे। पिताजी ने कहा था, कॉमा, दोहरा उद्धरण चिन्ह, मैं कल मुंबई जाऊंगा। तो कहा था के बाद हमने क्या लगाया है? अल्पविराम। फिर हमने मैं कल मुंबई जाऊंगा, दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू, और जाऊंगा पूर्ण विराम के बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह समाप्त। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इकहरा यहाँ पर पहले क्या लगा है? अल्पविराम, उसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह, फिर अल्पविराम, और फिर पूर्ण विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह समाप्त। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? उद्धरण चिन्ह के बारे में, कि उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एकल उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब है हमारे पास बेटा विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह वाक्यांशों के बारे में जब कोई सूचना, निर्देश आदि देना होता है तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाषा के प्रमुख रूप हैं। अब हमने दिया विवरण चिन्ह, आगे हम उसका विवरण दे रहे हैं। कौन से हैं वो 2 रूप? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो हमने भाषा के 2 प्रमुख रूप हैं। इसके बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग में लाए हम? विवरण चिन्ह। अगला है हमारे पास 9वां चिन्ह, जो कि है कोष्ठक। मैंने आपको बताया था 3 तरह की कोष्ठक हैं। कोष्ठक का प्रयोग प्रायः कठिन शब्दों का अर्थ बताने, विकल्प दिखाने आदि के लिए होता है। इसके अलावा कोष्ठकों का प्रयोग गणित में, मैथ्स में करते हो आप इन तीनों प्रकार के ब्रैकेट्स का इस्तेमाल, तो इन तीनों प्रकार के कोष्ठक का इस्तेमाल गणित में भी किया जाता है। जैसे जय यानी जीत तथा पराजय यानी हार जीवन संग्राम के हिस्से हैं। तो जय के अर्थ को हमने यहां दिखाया, ठीक है, जीत, और पराजय के अर्थ को हार। अब जब पराजय का अर्थ उसके सामने लिखा जा रहा है तो वो किस में लिखा जा रहा है? कोष्ठक में। तो ये है आपका कोष्ठक। अब है हमारे पास बेटे 10वां चिन्ह, जो कि है लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए इस चिन्ह का यानी कि लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है, कृपया पृष्ठ उल्टिए। इसको हम
लाघव चिन्ह के साथ क्री प्री उ ऐसे लिख सकते हैं। आकस्मिक अवकाश आ अ लाघव चिन्ह साथ लगाया हमने। मास्टर ऑफ आर्ट्स एम ए, एम के साथ और ए के साथ दोनों के साथ लाघव चिन्ह लगाकर उसे हमने एब्रीविएट यानी उसका संक्षिप्त रूप कर दिया। तो ये थे कुछ प्रमुख विराम चिन्ह और अब हम बढ़ेंगे अपने इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। तो बेटा अभ्यास कार्य में हमारा जो पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित के लिए विराम चिन्ह लिखिए। तो पहला है अर्धविराम चिन्ह, मैंने सामने लिखा है। दूसरा है संक्षेप सूचक यानी लाघव चिन्ह, ये भी आपके सामने आ चुका है। तीसरा है उद्धरण चिन्ह, दो उद्धरण चिन्ह होते हैं, इकहरा यानी एकल और दोहरा उद्धरण चिन्ह दोनों हैं। विवरण चिन्ह भी आपके सामने है। अब है पांचवा पूर्ण विराम, तो ये चिन्ह भी आपको दे दिया गया है। तो इन सब नामों के सामने उसके चिन्ह लिखने थे जो कि मैंने लिखे हैं और आपको भी अपनी पुस्तक में इसी प्रकार से इन चिन्हों को लिखना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित चिन्हों के नाम लिखिए। अब उल्टा कर दिया गया है, पहले आपको नाम दिए गए, आपको सामने चिन्ह लिखने थे, अब चिन्ह दिए गए हैं, आपको सामने उनके नाम लिखने हैं। तो पहला प्रश्नवाचक, दूसरा निर्देशक, तीसरा विवरण चिन्ह, चौथा अल्प विराम, पांचवा अर्धविराम। कौन सा चिन्ह है ये? अर्धविराम। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। अब हमारा तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। मैंने विराम चिन्हों के साथ ही आपको वाक्य दिया है। आपके वाक्य में विराम चिन्ह आपकी पुस्तक में नहीं लगे हुए हैं। तो वाच्य के दो भेद हैं, फिर हमने लगाया कौन सा चिन्ह? विवरण चिन्ह। उसके बाद हमने क्या लिया चिन्ह? कोष्ठक चिन्ह। नंबर 1 कर्तृवाच्य तथा नंबर 2 अकर्तृवाच्य। ठीक है, तो हमने दो चिन्हों का यहाँ प्रयोग किया, विवरण और कोष्ठक। गांधी जी ने कहा था अल्प विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह, सत्य और अहिंसा से ही हम देश को आजाद करा सकते हैं, पूर्ण विराम। फिर हमने लगाया दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो यहाँ हमने 3 चिन्हों का प्रयोग किया है। कौन कौन से? अल्प विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह और पूर्ण विराम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला वाक्य है मैं आपसे कह चुका हूं, मैं आपसे कह चुका हूं कि मुझे कुछ किताबें। अब हमने लिया अल्प विराम कॉपियां, अल्प विराम रजिस्टर तथा कुछ अखबार चाहिए, पूर्ण विराम। यहाँ हमने 2 विराम चिन्हों का प्रयोग किया, अल्प विराम और पूर्ण विराम। क्या आप जा रहे हैं? माता जी बोली। तो दोहरा उद्धरण चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह और पूर्ण विराम। मैंने बीए पास कर लिया है। तो बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसका हमने क्या लिया? लाघव चिन्ह। अगला है वाक्य अरे आप कैसे जा सकते हैं? अरे विस्मय सूचक चिन्ह, आप कैसे जा सकते हैं? प्रश्न सूचक चिन्ह। तो यहाँ भी हमने कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया? 2, प्रश्न सूचक और विस्मय सूचक। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है मिलान कीजिए भाग क और भाग ख। पहला नाम दिया है लाघव चिन्ह का, दूसरा है पूर्ण विराम, तीसरा है अर्धविराम, चौथा योजक चिन्ह, पांचवा हमारे पास है बेटा विवरण चिन्ह, छठा जो है वो है कोष्ठक, सातवां चिन्ह हमारे पास है प्रश्न सूचक चिन्ह और आठवां है हमारे पास विस्मय सूचक चिन्ह। तो पहला लाघव चिन्ह 8वें नंबर पर हमारे पास है, दूसरा है पूर्ण विराम जो कि 7वें नंबर पर है, तीसरा अर्धविराम जो कि पहले नंबर पर है, चौथा योजक चिन्ह जो कि योजक चिन्ह के सामने ही है, पांचवा है विवरण चिन्ह जो है तीसरे नंबर पर,
छठा कोष्ठक चिन्ह जो कि है 5वें नंबर पर, और 7वां है प्रश्न सूचक चिन्ह, ये चिन्ह है दूसरे नंबर पर, और 8वां है हमारे पास विस्मय सूचक चिन्ह, ये चिन्ह हमारे पास है कोष्ठक यानी छठे नंबर पर। यहाँ अब सीक्वेंस है आपका इसका 3 7 5 4 6 8 2 1। तो आपको जो है इसी प्रकार से मिलान करना है इन सभी चिन्हों के नामों का उसके उचित चिन्ह के साथ, वो जहां पर है वहां पर उसका मिलान करना है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने गृह कार्य की ओर। तो बेटे आपका गृह कार्य है पाठ 18 है, विराम चिन्ह का अभ्यास कार्य पुस्तक में करो। हिंदी व्याकरण का पाठ है विराम चिन्ह, गुलमोहर हिंदी व्याकरण पुस्तक है। पाठ 18 में जो अभ्यास कार्य अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया उसे आपने अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक गुलमोहर हिंदी व्याकरण में करना है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले पाठ में।